हेलो एवरीवन, दिस इज़ द नितिन गोयल। आज हम बात करेंगे कि सीबीएसई ने जो अभी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन हमें भेजा है, जिसके अकॉर्डिंग हमें 10th सीबीएसई क्लास जो बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, उसके मार्क्स अपलोड करने हैं। तो कैसे करने हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि सीबीएसई ने क्या क्राइटेरिया भेजा है, क्या प्रोसीजर भेजा है जिसको हमें फॉलो करना है 10th के मार्क्स को अपलोड करने के लिए, हमारी सेकेंडरी क्लास के मार्क्स को अपलोड करने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड। अब इसमें बताया क्या है कि ये ऐसा क्यों हुआ कि हमें मार्क्स जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम होने थे वो कैंसिल हुए और मार्क्स हमें खुद भेजने पड़ रहे हैं। मतलब कि स्कूल असेसमेंट का जो काम है, जो बोर्ड करने वाला था, वो काम स्कूल ही कर रहा है। तो इसने बताया कि ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ कोविड-19, मतलब कि कोविड-19 जो है उसके केसेस इतने बढ़ रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स 10th क्लास के होने वाले थे 4 मई से 7 जून के बीच में होने वाले थे, वो कैंसिल करने पड़े। ठीक है, तो अब इसने बताया कि इन्होंने पहले ही हमें बता दिया था, जैसे ही एग्ज़ाम कैंसिल का नोटिस आया था कि हमें प्रमोट कर दिया गया, 10th को प्रमोट कर दिया है, तो इन्होंने बताया था कि जो 10th के मार्क्स होंगे, 10th का जो रिज़ल्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के अनुसार बनाया जाना है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन जो कि सीबीएसई प्रोवाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें तैयार करना है। और फिर इसने ये भी कहा था कि कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट्स इस रिज़ल्ट से अगर ना खुश है या इनको लगता है कि जो मार्क्स हमें मिले हैं वो सूटेबल नहीं है, कम है, या हमें इससे ज़्यादा मार्क्स मिलने थे, तो वो बोर्ड है जो वो रीअपीयर का एग्ज़ाम या फिर दोबारा से एग्ज़ाम भी हेल्ड करवाएगा, मतलब कि एग्ज़ाम भी लेगा। वो जब कंडीशन जो होगी पैंडेमिक की, कोविड की कंडीशन ठीक हो जाएगी, उसके ऊपर डिपेंड है कि कब जाके वो एग्ज़ाम होगा। तो मैक्सिमम यही होगा कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं चाहेगा कि हाँ भाई मैं एग्ज़ाम वापस दूँ, क्योंकि पता नहीं है कब जाके कोरोना ठीक होगा और कब जाके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब जो पॉलिसी सीबीएसई ने भेजी है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, किस चीज़ को ध्यान में रख के उन्होंने पॉलिसी बनाई। तो इन्होंने बताया कि अनबायस्ड और ट्रांसपेरेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब कि अनबायस्ड और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कि कोई भी भेदभाव वाला नहीं होना कि स्कूल वाले किसी बच्चे को ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, या फिर मतलब कि खुद की मर्ज़ी से ही मार्क्स दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक पॉलिसी एक सेटअप करके दे दिया, सेटअप दे दिया, जिसके अकॉर्डिंग किसी के लिए भेदभाव वाला, अगर उस पॉलिसी को फॉलो किया जाता है तो किसी भी बच्चे के साथ कोई भी बायसनेस नहीं होगी या फिर कोई भी भेदभाव नहीं हो पाएगा। इन्होंने बताया कि जो हम इवैल्यूएशन करते हैं उनके मेन चार प्रिंसिपल होते हैं: रिलायबिलिटी, फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और वैलिडिटी। तो इन्होंने बताया कि अगर इस पॉलिसी को, इस सेटअप को फॉलो किया जाता है, इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, तो जो हमारी असेसमेंट होगी, जो मार्क्स हम भेजेंगे, स्कूल वाले भेजेंगे, या फिर जो मार्क्स रिजल्ट आएगा, वो इन चारों प्रिंसिपल को फॉलो करते हुआ आएगा। तो इन्होंने बताया कि हर एक स्कूल के प्रिंसिपल को, टीचर को ये ध्यान रखना है कि जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है, सीबीएसई ने पॉलिसी बनाई है, वो सारे स्टेक होल्डर, जो भी उससे रिलेशन रखने वाले पर्सन हैं, सभी को वो पॉलिसी बिल्कुल अच्छे से समझ आनी चाहिए, जो कि हम इस वीडियो के अंदर भी समझेंगे। ओके, अभी इन्होंने बताया बाइफर्केशन ऑफ 100 मार्क्स। जैसा कि हमें पता है कि इस 10th का जो एग्ज़ाम होता है, हर पेपर, हर सब्जेक्ट जो होता है वो 100 नंबर का होता है, टोटल 100 नंबर का होता है। तो इन्होंने बाइफर्केशन किया कि 20 मार्क्स इंटरनल, जो कि स्कूल की तरफ से हर साल ही जाते हैं, हर बार ही स्कूल की तरफ से जाते हैं, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं, तो वो 20 नंबर वो है ही। और असेसमेंट डन बाय स्कूल, जो असेसमेंट 80 नंबर का पेपर होता था, 80 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता था, बोर्ड एग्ज़ाम होता था, उसके लिए भी 80 नंबर का, जो 80 नंबर का, 80 मार्क्स का है, वो असेसमेंट भी स्कूल के द्वारा ही किया जाना है इस बार। तो 80 और 20, 80 + 20 = 100 मार्क्स इस तरह बनेंगे। अब इन्होंने बताया कि इंटरनल असेसमेंट के जो 20 नंबर हम भेज रहे हैं वो किस बेस पे भेजते हैं। तो सब्जेक्ट इनरिचमेंट के 5 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट के 5 मार्क्स, एवरेज ऑफ बेस्ट ऑफ पीटी, मतलब कि एवरेज या फिर उसका बेस्ट ऑफ पीटी के हम भेजते हैं कि PT1, PT2, PT3, जो पीरियोडिक टेस्ट हम ले रहे हैं उसका एवरेज या फिर बेस्ट, उनमें से जो सा बेस्ट लगेगा उसका हमें 5 मार्क्स देने हैं। पोर्टफोलियो के 5 5 5 5 5 टोटल 20 नंबर हमें इंटरनल असेसमेंट के भेजने हैं।
तो अब इसने बताया कि अगर किसी स्कूल ने, जैसे कि लास्ट ईयर पूरा ही कोरोना में ही गया है, अगर किसी स्कूल ने इनमें से कोई भी असेसमेंट नहीं की है, जो अबव मेंशन्ड असेसमेंट है वो नहीं की है, तो वो ऑनलाइन असेसमेंट अब कर सकता है बच्चे की। किसके थ्रू? क्विज़, ऑनलाइन क्विज़ कर सकता है, प्रेजेंटेशन मांग सकता है, या पोर्टफोलियो देख सकता है उनके, मतलब कि कुछ भी तरीके से ऑनलाइन असेसमेंट करके 20 मार्क्स देने हैं। द लास्ट डेट ऑफ इंटरनल, अभी इन्होंने बताया कि लास्ट डेट ऑफ इंटरनल मार्क्स के अपलोड करने की लास्ट डेट है 11 जून 2021। 11 जून तक हमें सारे के सारे जो इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स अपलोड करने हैं, 20 में से आउट ऑफ 20 मार्क्स जो अपलोड करने हैं वो हमें 11 जून तक चढ़ाने हैं, अपलोड करने हैं। जहाँ तक होगा सभी स्कूलों ने अपलोड कर ही दिए होंगे, अभी तक तो काफ़ी टाइम हो गया होगा। तो एक्सटर्नल असेसमेंट की मेन टॉपिक पे आते हैं। एक्सटर्नल असेसमेंट जो 80 नंबर के हमें इस बार देने पड़ रहे हैं, वो कैसे देने हैं? तो इन्होंने बताया कि टोटल 80 नंबर हम कैसे बना सकते हैं। तो पीटी के 10 मार्क्स, क्या बताया इन्होंने? पीटी के 10 मार्क्स, और उसके बाद जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम या PT2 लेते हैं उसके 30 मार्क्स इंक्लूड करो। 10 30 मतलब कि 40 नंबर ये हो गए। और जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो हमने अभी लिए होंगे, 10th के प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिए होंगे, उसके 40 मार्क्स, आउट ऑफ 40 मार्क्स देने हैं। तो 40 + 30 + 10 = 80। 80 मार्क्स कैसे करने हैं? 10 नंबर पीरियोडिक टेस्ट के, 30 नंबर मिड टर्म एग्ज़ाम के, और 40 नंबर प्री बोर्ड एग्ज़ाम के। ठीक है, तो ये बात हुई। अब उसके बाद बताया कि अब इनमें से बताया कि हमने तो एक टेस्ट की बात की यहाँ पे। अगर किसी स्कूल ने पीरियोडिक टेस्ट मल्टीपल ले रखे हैं, या फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी 2 ले रखे हैं, या जितने भी मल्टीपल टेस्ट ले रखे हैं, तो उनके लिए क्या पॉलिसी दी इन्होंने कि स्कूल के ऊपर डिपेंड है। ये स्कूल की मर्जी है कि 3 PT ले रखे हैं मान लो, तो 3 PT में से वो स्कूल के ऊपर है कि वो उनमें से बेस्ट, मतलब कि 3 टेस्ट में से जिस भी टेस्ट के अंदर बेस्ट नंबर होंगे उसको इंक्लूड कर दे, या तीनों की एवरेज निकाल के इंक्लूड कर दे, या तीनों की इक्वल वेटेज दे दे। मतलब कि इस टेस्ट के PT1 के हम इतना % नंबर लेंगे, PT2 के इतने % और PT3 के इतने %, मतलब कि हर तीनों टेस्ट की वेटेज दे दे कि इतने वेटेज के साथ इनके मार्क्स इंक्लूड करने हैं। तो वो स्कूल के ऊपर टोटली डिपेंड है। अब जहाँ तक बात है सभी स्कूल का यही होगा कि जो बेस्ट ऑफ आउट ऑफ 3 होगा, इन तीनों में से जो बेस्ट नंबर होंगे वो ही देगा स्कूल, या फिर एवरेज को फॉलो कर सकता है। वेटेज वाला कोई फॉलो नहीं करेगा, एवरेज वाला कर सकता है। मेजरली तो फॉलो किया जाएगा जो बेस्ट आउट ऑफ 3 होगा उसी को। ठीक है, अब इसने बताया, ओके, इसके बाद चलते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर, कंस्टिट्यूशन ऑफ रिज़ल्ट कमेटी। अब इन्होंने बताया कि रिज़ल्ट अगर तैयार करना है हमें, अब रिज़ल्ट तैयार करना है वो किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, कौन कौन मेंबर हो सकते हैं, कितने मेंबर हैं, वो सारा का सारा इन्होंने प्रोसीजर बताया। कि सबसे पहले बताया कि जो मेन होगा, चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी होगा, वो स्कूल का प्रिंसिपल होगा। जो स्कूल का मेन हेड होगा, जो प्रिंसिपल है, उसको इस कमेटी का चेयरपर्सन माना गया। मतलब कि सबसे हेड लीडिंग में कौन होगा? प्रिंसिपल होगा स्कूल का। उसके बाद 5 इंटरनल कमेटी, मतलब कि इंटरनल कमेटी जो स्कूल के अंदर के टीचर्स को इंक्लूड किया गया, उसमें 5 टीचर्स को, 5 मेन सब्जेक्ट के टीचर्स को इंक्लूड किया गया। इसमें बताया कि जो इनके मेन सब्जेक्ट है, 2 लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, तीसरा मैथ्स, 4th SS, 5th है साइंस। इन 5 मेन सब्जेक्ट के टीचर्स को इसके अंदर इंक्लूड करना है। 5 + 1 हो गया 6। उसके बाद इन्होंने बताया कि एक्सटर्नल कमेटी भी इंक्लूड करनी है। एक्सटर्नल मतलब कि बाहर के पर्सन भी इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। उसके लिए बताया कि 2 टीचर्स कौन से होने चाहिए? अदर स्कूल से बुलाने हैं हमें, किसी भी अदर स्कूल जो कि CBSE एफिलेटेड है, 10th क्लास में है, वो 10th क्लास है जिसके पास, उसके टीचर्स हमें बुलाने हैं। अब इन्होंने भी टीचर्स चूज़ करने के लिए भी बताया कि जो टीचर हम एक्सटर्नल की तरह बुलाएंगे वो भी CBSE के स्कूल में 10th क्लास में टीचिंग कर रहे हो, टीचिंग में लगे हो। मतलब कि 10th क्लास के टीचर को ही इंक्लूड करना है कि 10th में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उन टीचर्स को इंक्लूड करना है। तो टोटल कितने हुए? 5 + 1 + 3 2, 5 1 6 6 2, 8 पर्सन की यहाँ पे कमेटी बताई गई, 8 मेंबर्स की यहाँ पे कमेटी बताई गई। अब रूल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी को बनाने के रूल्स कितने हैं? अभी हमने डिस्कस किया कि 8 मेंबर होने चाहिए, टोटल 8 मेंबर्स होने चाहिए कमेटी में। तो इसके अंदर रूल्स भी इन्होंने दिए हैं कि रूल्स कौन से फॉलो करने हैं। नो इंटरचेंज, फर्स्ट पॉइंट बताया इन्होंने,
नो इंटरचेंज, कि इंटरचेंज तो होना ही नहीं चाहिए। इंटरचेंज का मतलब कि एक स्कूल है, मेरा स्कूल है स्कूल 1 और एक स्कूल है स्कूल 2, तो मैंने स्कूल 2 के टीचर्स को बुला लिया, स्कूल 2 ने स्कूल 1 के टीचर्स को बुला लिया, ये नहीं करना है। मतलब कि इंटरचेंज ऑफ टीचर्स किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, कि अगर मैंने जिस स्कूल के टीचर्स को बुलाया है तो मेरे स्कूल का टीचर वहाँ पे नहीं जा सकेगा, तो नो इंटरचेंज। सेकंड पॉइंट बताया, तो सेम मैनेजमेंट के भी नहीं होने चाहिए, कि एक ही मैनेजमेंट के 2 स्कूल चल रहे हैं अगर, तो उस स्कूल के जो टीचर्स है वो भी आपस के अंदर एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, वो भी अपॉइंट नहीं कर सकते एज ए एक्सटर्नल असेसमेंट, मतलब कि एक्सटर्नल एग्जामिनर के तौर पे हम उनको भी इंक्लूड नहीं कर सकते जो सेम मैनेजमेंट के स्कूल हैं। थर्ड पॉइंट बताया कि वार्ड्स ऑफ द कमेटी मेंबर, अगर किसी भी टीचर का कोई बच्चा है जो कि 10th का एग्ज़ाम देने वाला था या 10th का रिजल्ट जिसका अभी आना है, तो उस टीचर को भी हम कमेटी के अंदर इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, नहीं करना है। CBSE में आल्सो अपॉइंट 2 एक्सटर्नल मेंबर इन द कमेटी, मतलब कि ये CBSE का भी कर सकते हैं कि 2 मेंबर CBSE अपॉइंट कर दे, जैसे एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किए जाते हैं, वैसे अगर CBSE चाहे तो CBSE भी अपॉइंट करके दे सकती है। अब इन्होंने बताया कि ऑनरेरियम कितना मिलेगा, जो कि इंटरनल एग्जामिनर होंगे, इंटरनल एग्जामिनर को 1500 दिए जाएंगे, इस असेसमेंट के काम के लिए 1500 पर पर्सन दिए जाएंगे, पर टीचर, मतलब कि 5 टीचर है तो 7500 रुपीज़ टोटल, तो 1500 पर पर्सन पर असेसमेंट करने के लिए दिए जाएंगे। और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, जो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर हम बाहर से बुला रहे हैं, उनको 2500 दिया जाएगा। ओके, लास्ट पॉइंट बताया कि प्रोसीडिंग ऑफ ऑल डिसीजन मेड शुड बी रिकॉर्डेड, रैशनल डॉक्यूमेंट शुड बी केप्ट, मतलब कि अब इसने बताया कि जो भी ये आपस में डिस्कस करते हैं या जो भी डिसीजन लेते हैं, इन्होंने अनेक्सर के अंदर दे रखे हैं रैशनल डॉक्यूमेंट, उसके अंदर अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए कि हमने किस बेस पे नंबर दिए, कैसे दिए, कब दिए, हर चीज़ की डिटेल के अंदर हमें उसके अंदर फिल करके हमें सेफ रखना है। जब भी कभी वेरिफिकेशन आएगी या जब भी कभी CBSE मांगती है कि हमें दिखाओ कि आपने नंबर कैसे दिए थे, कमेटी में कौन था, वो सारे के सारे रैशनल डॉक्यूमेंट हमें प्रस्तुत करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। ओके, तो इन्होंने बताया कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट को हमें सिक्योरली रखना है, जब भी वेरिफिकेशन आएगी तब मांगे जा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन, अब इन्होंने बताया कि हमें असेसमेंट करनी कैसे है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया, एवरी स्कूल विल हैव ए रेफरेंस ईयर। अब रेफरेंस ईयर यहाँ क्या बताया, रेफरेंस ईयर का एग्जांपल दिया इन्होंने यहाँ, फॉर एग्जांपल में एग्जांपल दिया कि अगर हमें लास्ट 3 ईयर्स का रिज़ल्ट देखना है, 10th का हमारे लास्ट 3 ईयर का रिज़ल्ट क्या रहा था, इन्होंने एग्जांपल दिया कि 2017-18 के अंदर 72% एवरेज रही थी, एवरेज मार्क्स थे 72%, 18-19 के अंदर 74 और 19-20 के अंदर 71% मार्क्स रहे एवरेज, हमारे स्कूल का रिजल्ट एवरेज जो था वो इतना रहा। तो हमें इन तीनों में से 3 ईयर जो लास्ट 3 ईयर्स है, इन तीनों में से बेस्ट ईयर जो बेस्ट आउट ऑफ 3 होगा उसको चूज़ करना है। अब यहाँ पे जैसे हुआ रेफरेंस ईयर कौन सा होगा, 2018-19, ठीक है। 18-19 के अंदर जो 74% सबसे हाईएस्ट एवरेज रही थी, हम उसको एज ए रेफरेंस ईयर देखेंगे कि ये रेफरेंस ईयर जहाँ पे हमें देखना होगा, लेना होगा, वहाँ पे हम 2018-19 के ईयर को लेंगे, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने बताया कि CBSE विल प्रोवाइड एन ऑनलाइन डिटेल फॉर स्कूल वाइज रेफरेंस ईयर मार्क्स। अब इसने बताया कि CBSE भी आपके पास डिटेल्स सेंड करेगी कि आपको कौन से रेफरेंस ईयर, कौन से ईयर के रिजल्ट को एज ए रेफरेंस ईयर लेना है, कौन से ईयर को रेफरेंस ईयर के तरह इंक्लूड करना है। ओके, इन केस ऑफ, अब इन्होंने सेकंड पॉइंट में बताया कि अगर जैसे इनमें अभी तो देखा था कि 3 ईयर को देखना है, अगर किसी स्कूल के पास अगर पिछले 2 ही साल है, मतलब कि 2 साल पहले ही स्कूल बना था वो, तो पिछले 2 साल का ही रिज़ल्ट अवेलेबल है, तो इसके अंदर इन्होंने बताया कि बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ 2, जैसे हम इन तीनों में से बेस्ट वाला ले रहे थे, तो उसके अंदर क्या कहा कि अगर 2 ईयर का है तो 2 ईयर के लिए वो बेस्ट आउट ऑफ 2 देख लेंगे कि दोनों में से कौन से का रिजल्ट अच्छा था, उस ईयर को ये रेफरेंस ईयर लेंगे। अगर किसी स्कूल के पास 1 ही साल का रिकॉर्ड है, मतलब कि 1920 के अंदर ही स्कूल बना था, वो 10th के एग्ज़ाम हुए थे, तो उसके लिए तो वही ईयर को जो 1920 का रिजल्ट था उसी को रेफरेंस ईयर इनको देखना पड़ेगा, रेफरेंस ईयर इनको लेना पड़ेगा।
अब थर्ड पॉइंट में बताया इन्होंने कि फॉर द फर्स्ट टाइमर, अगर किसी स्कूल ने फर्स्ट टाइम ही 10th के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने थे अभी, अगर उसके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, तो सीबीएसई उनको डिटेल्स प्रोवाइड कराएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, स्टेट लेवल की, ऐसे कोई मतलब कि उनको डिटेल्स प्रोवाइड करा देगा कि इस बेस पे आपको इस बेस पे आपको असेसमेंट करनी है। ओके, चलिए चलते हैं। अब इसने क्या बताया, असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन, असेसमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करना है। अब इन्होंने बताया कि द ओवरऑल एवरेज मार्क्स फॉर द स्कूल असेस्ड इन 2021 फॉर ऑल द 5 मेन सब्जेक्ट शुड नॉट एक्सीड द ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्कूल। इन्होंने बताया कि इस साल का जो हम रिज़ल्ट तैयार करेंगे, 5 मेन सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट तैयार करेंगे, 5 मेन सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, 2 लैंग्वेज हो गई, और उसके बाद मैथमेटिक्स, एक्सेस और साइंस, इन 5 मेन सब्जेक्ट का जो हमें रिज़ल्ट तैयार करना है, वो हमारे रेफरेंस ईयर का जो टोटल रिज़ल्ट हम तैयार करेंगे उसका एवरेज प्लस किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो हमारे रेफरेंस ईयर का एवरेज जो हमने निकाला था उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बताया कि हम जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो मार्क्स भेजने वाले हैं, मतलब कि अगर हमें हिंदी के मार्क्स अपलोड करने हैं तो पहले हमें हिंदी उस रेफरेंस ईयर के हिंदी के मार्क्स की एवरेज देखनी पड़ेगी कि एवरेज कितने नंबर आए थे स्टूडेंट के, तो उस एवरेज के +2 या -2, क्या बताया, +2 या -2 के अंदर नंबर देने हैं। मतलब कि अगर किसी हमारे रेफरेंस ईयर के अंदर हिंदी की एवरेज बनी थी 62, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, अगर 62 दे रखी है तो हमें या तो 60 नंबर, 60 से ऊपर या फिर 64 से नीचे, मतलब कि -2 करेंगे तो 60, +2 करेंगे तो 64, इन दोनों के बीच में ही नंबर देने हैं। मतलब कि जो एवरेज हम निकाल लेंगे उसके अंदर के ही नंबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन का सेकंड पार्ट है, अगर किसी भी कैंडिडेट ने, किसी भी स्टूडेंट ने अपन असेसमेंट के अंदर पार्ट नहीं लिया था, कोई भी असेसमेंट नहीं दी थी, तो स्कूल को अब कंडक्ट करवानी पड़ेगी ऑनलाइन असेसमेंट, टेलीफोनिक असेसमेंट, मतलब कि कुछ भी करवा के देख सकते हैं कि असेसमेंट उसके बेस पे उसके नंबर लगने। ठीक है, अगर कोई बच्चा किसी भी प्रॉब्लम की वजह से नहीं दे पा रहा है तो वो उसके पोर्टफोलियो, प्रेजेंटेशंस वगैरह क्विज़ करवा के या ओरल टेस्ट लेके भी नंबर ले सकता है, इन्होंने ये बताया। और इसने बताया कि 5 मेन सब्जेक्ट है, तो हमने देख लिया कि पिछले साल का जो रेफरेंस ईयर लिया है उसके एवरेज या फिर उसके एवरेज के बेस पे हमें नंबर मार्क्स अपलोड करने हैं। अगर कोई 6 सब्जेक्ट है, छठा सब्जेक्ट क्या है, जैसे अब मान लीजिए हमारे स्कूल में है आईटी, कंप्यूटर्स एप्लीकेशन का है सब्जेक्ट, तो उसके मार्क्स कैसे होंगे, इसके लिए इन्होंने बताया यहाँ पे कि जो हमने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं, एक स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हमने दे दिए, अब उनमें से बेस्ट 3 मार्क्स लेंगे, मान लो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ऐसे साइंस में से जो 3 मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे उन तीनों को लेकर उसके अंदर एवरेज के अकॉर्डिंग हमें स्टूडेंट को देना है। एवरेज दे दीजिए, मीन मार्क्स दे दीजिए, उन 3 जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे उनका एवरेज या मीन मार्क हमें देना है। मतलब कि 6 सब्जेक्ट के अंदर रिजल्ट कैसे प्रोवाइड करना है, जो 5 में से बेस्ट 3 होंगे उसके मार्क्स का टोटल का एवरेज या फिर उनका मीन, उसके अकॉर्डिंग हमें 6 सब्जेक्ट के मार्क्स देने हैं। अब लास्ट में बताया इन्होंने क्या कि फाइनलाइजेशन ऑफ अपलोडिंग ऑफ मार्क्स, फाइनलाइज कैसे होगा, एंड ऑनलाइन सिस्टम विल चेक। अब इसने बताया कि जो सीबीएसई पोर्टल हमें प्रोवाइड करवाएगा जहाँ पे मार्क्स हमें अपलोड करके भेजने हैं, वो एक चेकिंग सिस्टम होगा उसके अंदर भी कि आइदर जो हमने मार्क्स अपलोड किए हैं, स्कूल ने अपलोड किए हैं, वो पिछले जो रेफरेंस ईयर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है, मतलब कि रेफरेंस ईयर ने पॉलिसी बनाई है, तो कन्फर्मिटी है या नहीं है, मतलब कि उन्हीं के मार्क्स के अनुरूप है या नहीं है। जैसा कि सीबीएसई ने हमें प्रोवाइड किया है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उस मार्क्स के -2 या +2 में होना चाहिए, एवरेज के बराबर होना चाहिए रिजल्ट, तो अगर वो है या नहीं है वो खुद वो ऑनलाइन पोर्टल चेक करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बताया द स्कूल विल बी एबल टू फाइनलाइज द मार्क्स। अब इसने बताया कि सेकेंड पॉइंट के अंदर कि स्कूल तभी एबल होगा फाइनलाइज मार्क्स को फाइनलाइज करने के लिए जब पोर्टल हमें ये शो कर देगा कि आपने जो मार्क्स अपलोड किए हैं वो उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, जो रेफरेंस ईयर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर कम ज़्यादा हुए तो हम फाइनलाइज का ऑप्शन हमारे लिए ओपन नहीं होगा, हम फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो इसके अंदर बताया कि इनकंसिस्टेंसी होती है तो स्कूल जो है अवेलेबल स्कूल है जो वो स्कूल मार्क्स अपलोड करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, अपलोड नहीं कर पाएगा, तो स्कूल को अपना रिज़ल्ट रिवाइज़ करना पड़ेगा, वापस चेंज करने पड़ेंगे, मार्क्स वगैरह चेंज करके फिर बनाना पड़ेगा। डाटा वंस अपलोडेड विल बी फाइनल, जो डाटा हमने फाइनल कर दिया वो चेंज नहीं हो पाएगा, बाद में कोई चेंजेस के ऑप्शन नहीं है, इसलिए फर्स्ट टाइम में हमें ध्यान लगा के ही सारा मार्क्स अपलोड करना पड़ेगा। आगे बताया रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट, इन्होंने बताया कि जो एविडेंस होंगे हमने स्टूडेंट के मार्क्स जो हमने अपलोड किए हैं उनके मार्क्स के, जैसे हमने देखा था कि पहले बताया था कि पीटी यूटी जो हुए थे, प्री बोर्ड हुए थे, मिड टर्म हुए थे, उन टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नंबर प्रोवाइड करने हैं। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि वो टेस्ट का रिकॉर्ड भी हमें सेफली रखना है। ये प्रिंसिपल की ड्यूटी बताई, स्कूल प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो उस सारे रिकॉर्ड को सेफली सील पैक करके रखे। जब भी वेरिफिकेशन आएगी, सीबीएसई की वेरिफिकेशन या सीबीएसई मांगता है कि हमें डॉक्यूमेंट दिखाओ, हमें वो पेपर्स दिखाओ, एग्ज़ाम दिखाओ, वो जिसके बेस में आपने मार्क्स अपलोड किए हैं, तो स्कूल प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो दिखाने पड़ेंगे। ठीक है। सेफ कीपिंग बताएं, मतलब कि अब इसके साथ जो रैशनल डॉक्यूमेंट हम जो एनेक्सर में दे रखा है रैशनल डॉक्यूमेंट, उसको हम फिल करेंगे, वो भी हमें उस डॉक्यूमेंट के साथ रखने हैं, उन एग्ज़ाम पेपर के साथ रखने हैं। जब भी वेरिफिकेशन आएगी तो सीबीएसई हमसे मांगेगा कि एग्ज़ाम दिखाइए जो आपने लिए थे, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्ड दिखाइए, ठीक है, और या फिर वो दिखाइए कि आपने जो रैशनल डॉक्यूमेंट के अंदर फिल किया था वो फॉर्म आपको दिखाइए। तो ये सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो उन मार्क्स को, उन चीज़ों को संभाल के रखें। ओके। कंपार्टमेंट कैटेगरी, अब इसने बताया कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर किसी स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आ जाती है तो हमें क्या करना है। इन केस एन स्टूडेंट इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द मार्क्स ग्रेस मार्क, देखिए अब इसने बताया कि एक पॉलिसी और दी कि हमने मार्क्स अपलोड करके भेज दिए, स्कूल वालों ने मार्क्स अपलोड करके दे दिए, तो ग्रेस मार्क्स का जो सिस्टम होता था सीबीएसई का ग्रेस मार्क्स का सिस्टम है वो अभी भी है। सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देगा स्टूडेंट को मैक्सिमम पास करने के लिए। अगर ग्रेस मार्क्स देने के बाद भी स्टूडेंट पास नहीं हो पाता है, क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो उसके रिजल्ट के अंदर एसेंशियल रिपीट या फिर कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर उसको डाल दिया जाएगा। ठीक है। फॉर सच कैंडिडेट स्कूल शैल कंडक्ट, अब इसने बताया कि अगर कोई कंपार्टमेंट आ जाती है तो उसके लिए स्कूल को एक ऑनलाइन पेपर लेना पड़ेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन पेपर लेना पड़ेगा। कैसा? ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर लेना है, जो कि सैम्पल पेपर सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे। तो सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर दिए उनके अकॉर्डिंग ऑनलाइन पेपर बनाओ, ऑफलाइन पेपर बनाओ, ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है वो बनाना है, उसके रिजल्ट फिर अपलोड करने हैं। इसके थर्ड पॉइंट में बताया कि सीबीएसई ने ये अलाउ कर दिया है कि जब तक बच्चे का रिज़ल्ट नहीं आता है, मतलब कि कंपार्टमेंट का रिज़ल्ट नहीं आता है सीबीएसई की तरफ से, तो स्टूडेंट अपनी 11th की स्टडी को कंटिन्यू रख सकता है, 11th में वो एडमिशन ले सकता है। ओके। अब इसने बताया कि सीबीएसई हमें क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, इस काम के लिए सीबीएसई की तरफ से क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है। तो इसने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेबिनार, सीबीएसई एक वेबिनार ऑर्गेनाइज़ करेगा। वेबिनार मतलब कि ऑनलाइन वो हमें बताएगा, इंस्ट्रक्शन देगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जूम मीट, किसी भी ऐप के थ्रू। तो एक मीटिंग रखेगा, वेबिनार रखेगा, जिसके थ्रू सीबीएसई हमें प्रोवाइड करवाएगा कि हमें मार्क्स कैसे अपलोड करने हैं या हमें क्या करना है, कमेटी कैसे बनानी है, मार्क्स कैसे काउंट करने हैं, सारी चीज़ों को डिटेल्स रूप में हमें समझाया जाएगा। ठीक है। और FAQ विल बी अपलोडेड टू ऑन द वेबसाइट। FAQ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, अदर क्वेश्चन जो भी, मतलब कि वेबिनार के बाद भी किसी का कोई क्लैरिफिकेशन, कोई डाउट रह जाता है, तो वो डाउट्स के जो क्वेश्चन होंगे वो FAQ के अंदर, FAQ सेक्शन के अंदर सीबीएसई अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देगा उसके सॉल्यूशन। ठीक है। इन केस ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन क्लैरिफिकेशन, अगर स्कूल को किसी भी कोई भी डाउट रह जाता है, वेबिनार के बाद भी कोई डाउट रह जाता है, FAQ देखने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है, तो वो अपने सिटी कोऑर्डिनेटर, जो आपका सिटी कोऑर्डिनेटर आपके स्कूल के एग्ज़ाम का सिटी कोऑर्डिनेटर होगा, उससे डिस्कस कर सकता है, उसको लिखवा सकता है कि हमारी ये क्वेरी है, हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। ऑनलाइन डिटेल्स ऑफ स्कूल वाइज रेफरेंस ईयर मार्क्स, अब इसने बताया कि सीबीएसई हमें क्या करेगा, सीबीएसई हमें ऑनलाइन रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा, जिस साल के रिजल्ट को हमें एज ए रेफरेंस ईयर हमें काउंट करना है, वो सीबीएसई खुद प्रोवाइड करवा देगा, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविजन टू कन्फर्म,
अब इसने बताया कि प्रोविज़न टू कंफर्म वेदर द असेसमेंट इज एज पर बोर्ड पॉलिसी। अब इसने बताया कि सीबीएसई अब जो मार्क्स अपलोड करने का पोर्टल देगा हमें, उसके अंदर प्रोविज़न होगा कि वो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी है या नहीं है। मतलब कि आइदर वो चेक कर लेगा कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने मार्क्स अपलोड किए हैं या नहीं है, रेफरेंस ईयर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं होंगे तो हम फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे, हमें खुद पता चल जाएगा कि हमें हमारे मार्क्स को रिवाइज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद बताया कि ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन भी दे रहे हैं। सीबीएसई हमारी इतनी मेहनत के बाद इतना काम तो करेगा कि वो ग्रेस मार्क्स देगा। मतलब कि स्टूडेंट का 1-2 मार्क्स से अगर फेल होता दिख रहा है, कंपार्टमेंट आती दिख रही है, तो उसको ग्रेस मार्क्स दे के स्टूडेंट को पास करने का है। अब इसने बताया कि 11th के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है। अब 10th का हम रिजल्ट दे रहे हैं, 11th में अगर स्टूडेंट हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग क्या। ठीक है। तो इसने बताया कि नो पॉलिसी ऑफ वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक और रिवैल्यूएशन, कि इसके अंदर ऐसी, इस रिज़ल्ट के अंदर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि कोई स्टूडेंट कहता है कि वेरीफाई कराए, हमें फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड करी जाए या फिर रिवैल्यूएशन के फॉर्म भरे जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टूडेंट मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो वो दोबारा से एग्ज़ाम दे पाएगा, मगर उसका भी कोई कन्फर्मेटी नहीं है कि कब दे पाएगा। जब कोविड की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, कंड्यूसिव लगेगी कि हम अभी एग्ज़ाम ले सकते हैं बच्चों के, उस टाइम सीबीएसई दे देगा कि हम 10th के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपको एग्ज़ाम देने हैं तो दो, नहीं देने हैं तो ना दो। ठीक है। तो इसने बताया कि स्टूडेंट ने जो 10th में मैथ्स बेसिक लिया था, बेसिक मैथ्स लिया था, वो 11th में मैथमेटिक्स ले सकता है। ठीक है। ये भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि ये भी स्टूडेंट को अलाउ कर रहे हैं कि 10th में अगर मैथ बेसिक था तो वो मैथमेटिक्स दूसरा ले सकता है। अब इन्होंने बताया अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस, मतलब कि अगर कोई स्कूल इन पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है, इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है, काम नहीं करता है इसके अकॉर्डिंग, तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेगी। स्टार्ट डी एफिलिएशन प्रोसीडिंग, मतलब कि स्कूल के जो एफिलिएशन था उसको डी एफिलिएशन, मतलब कि उसको कैंसिल करने के प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगी। इम्पोज फाइनेंशियल पेनल्टी, स्कूल के ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी भी दे सकती है कि फाइनेंशियल, मतलब कि कोई फ़ाइन लगा सकती है। 50,000 से नीचे का फ़ाइन नहीं होगा, तो अपनी पॉलिसी को फॉलो करें, इस पॉलिसी को फॉलो करके ही मार्क्स अपलोड करें और टाइम पे काम करें। ठीक है। नोट टू डिक्लेयर द क्लास, मतलब कि इन्होंने बताया कि क्लास 10th के रिज़ल्ट को डिक्लेयर नहीं करेगा वो। सीबीएसई है, आपके स्कूल के क्लास 10th के रिज़ल्ट को डिक्लेयर नहीं करेगी जब तक आप अपने स्कूल के रिज़ल्ट को कन्फर्मेटिव, मतलब कि उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं कर देते हैं, अपलोड नहीं कर देते हैं। इन्होंने टाइम शेड्यूल भी प्रोवाइड कर दिया है कि टाइम शेड्यूल क्या है। फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी, कमेटी हमें कितनी तारीख को बनानी है, 5 मई को, 5 मई को हमें कमेटी बनानी है। प्रोविज़न ऑफ सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम बाय सीबीएसई, प्रोविज़न जो सीबीएसई हमें प्रीवियस ईयर के मार्क्स हमें बताने वाला था वो 10 मई को हमारे पास आ जाएंगे। फाइनलाइजेशन ऑफ डिसीजनल डॉक्यूमेंट, जो हमने पॉलिसी बनाई है कि हम किस हिसाब से काम करने वाले हैं, उसको फाइनलाइज करना पड़ेगा हमें 10th मई को कमेटी के मेंबर बैठ के फाइनलाइज कर देंगे कि हमें इस अकॉर्डिंग हमें मार्क्स अपलोड करने हैं। अगर कोई असेसमेंट करनी पड़ रही है, किसी बच्चे ने जो असेसमेंट थे प्री बोर्ड यूटी पीटी जो थे वो नहीं दिए हैं, तो असेसमेंट करनी है तो 15 मई को असेसमेंट करवानी है। उसके बाद बताया कि अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल फॉर अपलोडिंग मार्क्स, 20 मई को, 20 मई को पोर्टल ओपन हो जाएगा मार्क्स अपलोड करने के लिए। ठीक है। 25 को फाइनलाइज कर पाएंगे। ठीक है। 28 को मॉडरेशन ऑफ मार्क्स बाय स्कूल, चेकिंग एंड मॉडरेशन, मतलब कि चेकिंग कर सकते हैं 28 तारीख को अपने जो मार्क्स अपलोडेड किए हैं वो चेक या मॉडरेट कर सकते हैं। ठीक है। 5 जून को रिज़ल्ट सीबीएसई के पास पहुंच जाना चाहिए, सबमिशन हो जाना चाहिए, फाइनल सबमिशन 5 जून को हो जाना चाहिए, 5 जून को हो जाना चाहिए। 11 जून जो हमने पहले भी बात की थी कि इंटरनल असेसमेंट, जो 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट हम भेजते हैं वो 11 जून तक सबमिट हो जानी चाहिए, अपलोड हो जानी चाहिए। वैसे तो हमने कर चुके होंगे, मैक्सिमम स्कूल कर चुके होंगे, मगर फिर भी 11 जून तक अपलोड हो जानी चाहिए। ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय सीबीएसई 20 मई को, 20 जून को, 20 जून को इन्होंने कहा है कि 10th का जो रिज़ल्ट होगा सीबीएसई 10th 2020-21 का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। ओके। अभी इन्होंने अपने जो मेल की है सभी स्कूलों के अंदर, उसके अंदर कुछ एनेक्सर भी दिए हैं। एनेक्सर के
बता देते हैं कौन से एनेक्सर थे। तो एनेक्सर 1 जो होगा, रूल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, कमेटी बनाने के रूल्स दिए हैं। द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमेटी, कमेटी के मेंबर होंगे उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो बताया। एनेक्सर 2 के अंदर रेशनल डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, जो रेशनल डॉक्यूमेंट हमें फाइनलाइज करना है 10 मई को, तो वो रेशनल डॉक्यूमेंट एनेक्सर 2 के अंदर है। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल फॉर जो इंटरनल मॉडरेशन करने हैं, तो एनेक्सर 3 के अंदर इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है कि हमें बच्चों के मार्क्स मॉडरेट करके कैसे अपलोड करने हैं। एनेक्सर 4 के अंदर टाइम टेबल, जो हमने ऊपर पिछली स्लाइड पर जो डिस्कस किया था, वो टाइम टेबल एनेक्सर 4 के अंदर दे रखा है। थैंक यू। अब आपको ध्यान रखना है कि आप अपने स्कूल के मार्क्स जो अपलोड कर रहे हैं वो इस पॉलिसी को अकॉर्डिंग ही करें, इस जैसे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए वैसे ही करें। अदरवाइज़ आपको फाइनेंशियल पेनल्टी, आपके डी एफिलेशन या 10th का रिज़ल्ट रोक के बैठ जाएंगे। तो प्लीज़ ध्यान देकर ये पॉलिसी को पढ़ें। जो भी कमेटी मेंबर है, स्टेक होल्डर्स है, सभी को पहले समझाएं ये पॉलिसी, फिर काम स्टार्ट करें और टाइमली काम स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू।